गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे। सो आज है 12 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आज के सेशन में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाल ही में भी जो है बेसिकली चांगी हवाई अड्डे को जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो खिताब मिला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस देश में है बेसिकली ये चांग हवाई अड्डा। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे और यहाँ पे और भी क्वेश्चंस होंगे जिनको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे को भी लेंगे। साथ ही हम लोग जो है स्टैटिक जीके को पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम उन सभी क्वेश्चंस को करते हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोग जो है चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले जो है आप लोग को वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवाइज करने का, रिवीजन करने का। तो अभी हाल ही में जो है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी के दिन को ही हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप लोगों ने जो है कल की वीडियो को नहीं देखा हुआ तो कल की वीडियो को जो है आप लोग जरूर देखिएगा। बिकॉज क्योंकि हमने कल की वीडियो में क्या किया था कि विश्व हिंदी दिवस से संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे, कब से इसे बेसिकली जो है इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था, तो इन सभी तमाम बेसिकली जो क्वेश्चन है इन सभी के ऊपर हमने अच्छे से कल को जो है डिस्कस किया है। तो कल के लेक्चर को जो है आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जो है कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा पूरे के पूरे 26 बेसिकली जो है यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं खिलाड़ियों को, तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोर्स 2023 के लिए किसे दिया गया है? तो बेसिकली इसमें जो है तीन लोगों को दिया गया है। तो तीन कोच कौन कौन से हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, जसकीरत सिंह ग्रेवाल, जयंत कुमार पुशलाल हैं और भास्करण ई हैं। तो इन तीनों बेसिकली जो है आप लोगों को कोच के नाम याद रखने हैं जिन्हें जो है द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार आउटस्टैंडिंग कोर्स 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं अभी जो है किस राज्य के हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित लड्डू को जो है भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। वही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ पर 25,000 घरों में जो है शोर स्थापित करेगी? तो वाराणसी में किया जाना है। साथ ही भारत की पहली बार किस समिति की मेजबानी करने जा रहा है? तो यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को की जो है आपको जो है फुल फॉर्म जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शमी को जो है अभी उनके बेसिकली जो है उत्कृष्ट योगदान को देखकर जो है क्रिकेट में उन्हें जो है अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं किस देश में जो है ऐतिहासिक चंद्र मिशन में जो है चंद्रमा के लिए पैराग्रीन 1 लॉन्च किया गया? तो पैराग्रीन 1 लॉन्च किया गया है कहाँ, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि एक चंद्रमा मिशन है। वहीं किस राज्य ने जो है 2026-27 तक जो है 500 अरब डॉलर रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात के द्वारा जो है ये लक्ष्य रखा गया है। वहीं किसके द्वारा जो है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता गया है? तो जर्मनी के द्वारा जो है पोलैंड को हराकर इस साल 2024 पे यूनाइटेड कप 2024 को जो है बेसिकली जीता गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनाइटेड कप को बेसिकली किस साल जो है पहली बार आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत और यहाँ से हम करेंगे अब अपना सेशन स्टार्ट। आज है 12 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये सबसे युवा बेसिकली माने जा रहे हैं, फ्रांस के सबसे यंगेस्ट पीएम है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गैब्रियल अटाल। क्या नाम है? गैब्रियल अटाल जो इनका नाम है, जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे यंगेस्ट है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखना है आपको कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम क्या है? एमेनुअल मैक्रोन, जो कि अभी 26 जनवरी को जो है हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे पर बेसिकली जो है ये अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे। तो इनका नाम आपको ऐसे भी याद रखना है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के हैं। 9 जनवरी 2024 को जो है शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटाल को जो है अभी अपना नया प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि पहले ही फ्रांस के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मात्र ये भी 34 वर्षीय हैं। इनके द्वारा जो है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं, कहाँ के? फ्रांस के। इसी के साथ अभी हम बात करें तो इनके द्वारा जो है
निवर्तमान की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है जिनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न को हटाकर बेसिकली जो है अभी किनको बनाया गया है, तो गैब्रियल अटल को जो है बेसिकली फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो आपको ये भी याद रखना है, इससे पहले जो है फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो एलिजाबेथ बोर्न है। इसी के साथ आपको यहाँ पे भी याद रखना है गैब्रियल अटल जो कि फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो लाइन है इसको आपको जो है अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस जो है क्या है इसकी कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। क्या है मुद्रा, क्या है यूरो है। और राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री अभी जो है 9 जनवरी को घोषित हुए हैं, तो इनका नाम क्या है, याद रखिएगा गैब्रियल अटाल, जिनकी इमेज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस के लोकेशन के बारे में। तो ये है, आप लोग को देख पाएंगे, ये है पूरा फ्रांस का मैप, जो कि यूरोप में स्थित एक बेसिकली जो है ये देख पाएंगे। ये बेसिकली क्या है, एक स्टेट है, कंट्री है, माफ कीजिएगा, कंट्री है, जो कि आप लोग यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है यहाँ पर। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो कि आप लोग को देखना है कि वेस्टर्न साइड में बेसिकली जो है अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी, जो कि स्पेन जो है इसके साथ जो है साउथ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर को साझा करता है। इसी के साथ आप लोग यहाँ देखेंगे नॉर्थ में जो कि लंदन है। और इसके जो आप लोग ईस्ट साइड में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है, और इसके साथ जर्मनी और नीदरलैंड बेसिकली जो है इसके साथ बॉर्डर को साझा करते हैं। साथ ही साथ बेल्जियम भी आप लोग देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी बातों को याद रखना है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि यूके और जो कि फ्रांस को अलग कौन करता है, तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल। कौन, इंग्लिश चैनल जो है ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना आपको जो है फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि सेकंड नंबर का है। अगेन ये भी क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा, अभी 2024 है ना, इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है और क्या कौन सा है बेसिकली ये साल बोला जा रहा है। तो ये याद रखिएगा 2024 क्या है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो कि यूएन के द्वारा 193 जितनी कंट्रीज हैं उनमें से जो है बेसिकली 60% ऐसी कंट्री है जहां पर 2024 में ना इलेक्शन होने हैं। और कई में तो है इलेक्शन हो भी गए हैं और उनके नतीजे आ भी गए हैं। तो जैसे हम लोग अभी बात किए थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत को हासिल किया है। यानी बांग्लादेश क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो पड़ोसी देश जो कि बांग्लादेश है, इनके द्वारा बेसिकली अभी यहाँ पर जो है किस आम चुनाव, जो कि यहाँ के आम चुनाव हुए हैं, उसमें जो है कौन सी पार्टी जो है लगातार चौथी बार इनके द्वारा जीत हासिल की गई है। तो याद रखिएगा शेख हसीना, जो कि आपको याद रखना है शेख हसीना के द्वारा बेसिकली ये वाला जो इस साल का जो बोल सकते हैं जो कि आम चुनाव हुए, इनमें इनके द्वारा जो है यहाँ पर इस बेसिकली जो चुनाव है जीत लिया गया है इसे, जो कि लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाली बेसिकली जो है ये पार्टी बनी है। और इनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, अवामी लीग की बेसिकली जो कि इनकी पार्टी है। और इसी में जो है शेख हसीना को जो है इस बार चौथी जीत मिली है। और ऐसा करने वाली ये लगातार पहली महिला है जो कि लगातार चौथी बार ये जीतती हुई आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब आपको देखना है यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कि शेख हसीना है, इनके द्वारा जो है लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल करके शेख हसीना के द्वारा कुल 5वीं बार जो है बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी जिसका नाम है अवामी लीग ने जो है बांग्लादेश में चुनाव के में जो है 5वीं बार जीत को हासिल किया है। वहीं इनकी बात करें, बांग्लादेश में जो मुख्य रूप से विपक्षी दल हैं, जिनका बेसिकली पार्टी का नाम याद रहेगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनके द्वारा जो है उसके सहयोग से जो है बेसिकली यहाँ पर चुनाव के लिए बहिष्कार के कारण के बताए गए थे। और कहा गया था कि हम जो है इस चुनाव में बेसिकली बहिष्कार करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो शेख हसीना है, इनके द्वारा जो इनकी पार्टी है अवामी लीग, इनके द्वारा जो है जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया और इनके द्वारा जो है यहाँ पर जीत हासिल की गई।
वहीं हम बात करें हसीना जी की जो पार्टी है अवामी लीग, इसमें जो है 300 सीट वाली जो है सांसद में 223 सीटों की इनके द्वारा प्राप्त की गई है, जो कि कुल जो है 300 में से 230 सीटें इनके द्वारा प्राप्त की गई है। और एक उम्मीदवार के निधन के कारण जो है 299 सीट पर जो है चुनाव हुए थे और इस सीट पे मतदान बाद में होगा, ऐसा कहा गया है। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है, अभी जो हमारा पड़ोसी देश है यानी बांग्लादेश, वहाँ की जो सरकार है वापस से जो है मेजोरिटी के साथ बन गई है, जो कि अवामी लीग है, इसके बारे में याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग शेख हसीना जी के बारे में, जिनके द्वारा जो है 5वीं बार जो है बांग्लादेश की ये राष्ट्रपति बनेंगी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना 2009 से ही सत्ता पर है और इसमें बेसिकली जो है संसद सदस्य के रूप में यह प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये 8वां कार्यकाल है, जो कि शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश में कुल जो है 5 बार चुनाव जीते गए। उसमें जो है प्रधानमंत्री कितनी बार बनी है, 5 बार बनी है। 1991 की बात करें, जहां पर लोकतंत्र की जो है पहली बार बहाली के बाद ये ऐसा दूसरी बार है जब से सबसे कम मतदान हुए हैं। अगर फरवरी 1996 की बात करें, जहां पर जो है चुनाव जो है जो कि विवादपूर्ण रहा था पूरी तरीके से, जहां पर जो है 26.5% का मतदान हुआ, इसमें जो है बांग्लादेश के इतिहास में सबसे कम मतदान हुआ। इसके बाद 7 जनवरी 2024 को चुनाव की बात करें तो जब 7 जनवरी का दिन था, उस दिन जो है बेसिकली दोपहर के 3 बजे तक जो है 27.5% ही मतदान हुए, जिसमें शाम को 4 बजे जो है मतदान की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त कर दिया गया। इस जीत के साथ जो है हसीना जी को जो है आज़ादी के बाद बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे चुना गया है। वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी बीएनपी के चुनाव का बहिष्कार किया गया और चुनाव के दिन जो है हड़ताल पर चली गई थी। इसमें जो है अगर हम बात करें, जिनका हम लोग बात कर रहे हैं बीएनपी की, तो इनके द्वारा जो है चुनाव को फर्जी करार दिया गया है। वहीं साथ ही 9 जनवरी 2024 को शांतिपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सरकार के विरोध में आंदोलन को है इनके द्वारा जो है तेजी से और किया गया है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अब आपको जो है एक छोटू सा क्वेश्चन का आंसर देना है। ये है हमारा भारत और आप लोग बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये हम यहाँ करते हैं रफ। अब देखिएगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये मैप बनाया है इंडिया का कुछ इस तरीके से, और यहाँ वाले एरिया को जो है आप लोग देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। ये पूरा एक्चुअली यहाँ पे माउस वर्क नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है। तो फिर भी आप लोग समझ जाएंगे, आई होप अच्छे से आप लोग जानेंगे कि जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ से हम लोग एक बार जो है फिर से ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। आई होप अब बढ़िया बनेगा। ये हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, तो आप लोगों को जो है बांग्लादेश ना यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस एरिया में, है ना। तो बांग्लादेश यहाँ पर है। आपको छोटा सा आंसर बताना है यहाँ पर कि बांग्लादेश से जो है कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि यहाँ पर जो कि सीमा को साझा करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, और आप लोगों की बारी है। अब आप बताएंगे कितने ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से टच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि है यहाँ पर 3rd नंबर का, हाल ही में जो है अभी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो है अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल है, यानी कि आज क्या है, 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको जो है कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा नासिक में जो है इसका आज आयोजन किया जाना है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी याद रखिएगा ऑप्शन। वहीं आपको ये याद रखना है, हर साल जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती को 12 जनवरी के दिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जो कि जन्मदिन का ये बेसिकली अवसर होता है। इस दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने का अहम कारण ये है, इनके द्वारा जो है बेसिकली दर्शन, सिद्धांत, विचार और इनके आदर्श, जिनका जो है इनके द्वारा जो है इन्होंने स्वयं भी पालन किया था, और जो है कई देशों में भी इसे स्थापित किया गया था। तो इनके बेसिकली जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा जो है
लोगों में या फिर युवाओं में बेसिकली जो है उत्साह भर देते हैं। तो इसलिए जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। और 12 जनवरी को ही हम लोग क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे भी हम लोग बात करें कि जो कि भारत देश है, तो भारत देश की बेसिकली बात करें, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो आबादी है वो किसकी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिकली कौन है, तो यूथ है। तो इसलिए जो है यहाँ के यूथ को अगर हम लोग लेके चले सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, जिनको जो है अच्छी सी स्किल और एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड किया जाए, तो यहाँ के जो युवा हैं वो लोग जो है आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन को ही। तो इम्पोर्टेंट डे है और पर्सनैलिटी को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का है, हाल ही में अभी जो है वाइब्रेट गुजरात ग्रुप समिट में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, यूएई के। तो यूएई के बेसिकली जो है अभी राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। गुजरात में अभी जो है समिट चल रही है, जो जिसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा वाइब्रेट गुजरात ग्रुप समिट चल रही है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 10 जनवरी 2024 को महात्मा मंदिर में जो है बेसिकली यहाँ पर गांधीनगर में जो है 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया गया। इस शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 10 से लेकर 12 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है, यानी आज इसका लास्ट डेट है यहाँ पर बेसिकली आयोजन का इसमें। वहीं जो है 10वें जो है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट जो कि 2024 में, इसका विषय क्या रखा है, तो याद रखिएगा गेटवे टू द फ्यूचर। क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर। इसकी बेसिकली क्या रखी गई, थीम रखी गई है जो कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इस वर्ष जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, इसमें प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 21वीं सदी का भविष्य साझा प्रयासों से जो होगा उज्जवल होगा। तो ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है, जिसमें जो है इस साल 2024 में जो आप लोग देख पाएंगे वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 जिसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, जिनको जो है इस साल मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं हम लोग भारत में जो है विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में जो है भारत को विकसित बनाने का यहाँ पे संकल्प लिया गया है। इसमें जो है पीएम मोदी जी के द्वारा जो है समारोह में संबोधित करते हुए 2027 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया गया है, जो कि भारत के अगले 25 वर्ष जो कि अमृत काल बने रहेंगे। इसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोला गया यह एक नए सपनों और नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ पर बेसिकली वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए भी कहा गया है कि समिट में जो है नए विचारकों को दिखाया गया है और इसमें जो है निवेश और रिटर्न इसमें जो है निवेश तथा रिटर्न के लिए नए प्रवेश के लिए जो है द्वार भी बनाए गए हैं, यानी जो है इसमें नए लोग आए जुड़े और जो है यहाँ पर निवेश करें। इसी के साथ वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2003 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है दूरदर्शी नेतृत्व में जो है इनके द्वारा ही वर्ष 2003 में ही वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गुजरात को पुनः एक पसंदीदा निवेश गंतव्य व राज्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने आदि जुड़े एजेंडों पर जो है विचार मंथन करने हेतु एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो है सुलभ करने के लिए ये बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये गुजरात में बेसिकली बनाया गया था 2003 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है समिट, और कौन यहाँ पे बेसिकली सुल्तान आए हैं इनका नाम भी याद रखना है। मैंने यहाँ पे अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है किस देश में संसदीय चुनाव जीता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए यानी भूटान। ठीक है, तो भूटान में जो है अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेसिकली जो संसदीय चुनाव जीता गया है, ये आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ बात करें, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि 2024 जो है बेसिकली क्या है, ये चुनाव का साल है। यानी भारत जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत क्या है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर भी चुनाव है। और बेसिकली जो है कई ऐसे देश है जहाँ पे जो है चुनाव है। तो अभी मैंने आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में बताया, फ्रांस के बारे में बताया, फिर भूटान में के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो याद रखिएगा भूटान में बेसिकली भूटान के जो मतदाता हैं उनके द्वारा शेरिंग टोबैगो को जो है दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। वही टोबैगो की नेतृत्व वाली जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके द्वारा हाल ही में चुनाव में लगभग 2/3 सीटें जो है इनके द्वारा हासिल कर ली गई है। अब बात करते हैं भूटान के लोकेशन के बारे में, तो ये देखिए ये है हमारी प्यारी इंडिया, ठीक है, और पड़ोसी देश कौन है, भूटान है। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे ये है भूटान। तो भूटान आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका जो नेशनल बॉर्डर की बात करें तो चाइना यानी कि जो तिब्बत माला एरिया है यहाँ पर ही आता है नॉर्थ में। इसी के साथ आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ये आप लोग देख पाएंगे कहाँ पर है, ये भारत से ही यहाँ पर घिरा हुआ है। और नॉर्थ में आप लोग ध्यान देंगे किससे घिरा हुआ है, तो चाइना है ऊपर इसके नॉर्थ में। साउथ और ईस्ट और वेस्ट में आप लोग देख पाएंगे कौन है, भारत है। अब कौन कौन से राज्य आते हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश बेसिकली जो है आप लोग देख पाएंगे ईस्टर्न साइड से बॉर्डर को टच करता है, भारत का जो स्टेट है। और यहाँ पे सिक्किम को देख पाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आप लोग देखेंगे साउथ में जो है पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे असम भी देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि भूटान से कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो कि सीमा को साझा करते हैं। तो क्या आंसर देंगे, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जो है आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा, तो कहाँ पर, श्रीलंका में खुलने जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो श्रीलंका में बेसिकली जो है अभी आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस खुलने जा रहा है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 है। हाल ही में जो है राशिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो जिनकी आप लोग इमेज देख पा रहे हैं ये एक संगीतकार थे, इनका अभी जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा ये कौन थे, म्यूजिशियन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है, राशिद खान। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा संगीत जगत के प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है उस्ताद राशिद खान, इनकी बेसिकली जो है 55 वर्ष की आयु में जो है 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया है। और जिन्हें जो है प्रोस्टेट कैंसर से ये जूझ रहे थे, इसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो याद रखिएगा राशिद खान से जो बनने वाले क्वेश्चन है, इनके बेसिकली जो कौन से घराने से आते हैं। आप लोगों को पता है कितने घराने हैं, ठीक है ना, बनारस घराना है, लखनऊ घराना है आपका, ठीक है, और आगरा घराना है, अवध घराना, तो बहुत सारे घराने हैं। तो इन घरानों से जो जुड़े कलाकार होते हैं ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है कौन, राशिद खान है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। उस्ताद राशिद खान जो कि रामपुर सहसवान घराने से हैं, इनका बेसिकली जो है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के भतीजे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं राशिद खान के जो है अपने प्रारंभिक परीक्षण के समय जो है नाना उस्ताद निसार हुसैन खान से इनके द्वारा जो है परीक्षण जो है लिया गया था। अगर इनकी बात करें उस्ताद राशिद खान के बारे में, तो इनका जन्म जो है 1968 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। बदायूं घराने के संस्थापक जिनका नाम है इनायत हुसैन खान के ये परपोते हैं। वहीं राशिद खान के जो आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त जानकारी की बात करें तो इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार के विजेता रहे हैं, जो कि मियां तानसेन के ये 31वीं पीढ़ी के वंशज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मियां तानसेन जो कि आपको बताना है ये मुगलों के बेसिकली किसके दरबार में से संबंधित है, ये बताइएगा, ठीक है। तो ये 31वीं पीढ़ी के वंशज हैं कौन, तो उस्ताद राशिद। और यहीं पे याद रखना है इनको कौन कौन से सम्मान जो है प्राप्त हुए हैं। तो 2022 में इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जो है राशिद खान जो कि देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ राशिद खान को बंगाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि बंगा विभूषण और संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इन्हीं के साथ राशिद खान जी की बात करें, इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान को भी आपको याद रखना है, किन किन सम्मान से बेसिकली इन्हें सम्मानित किया गया है और ये किस घराने से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो याद रखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये असॉल्ट राइफल उग्रम। नाम क्या है, उग्रम नाम है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। तो जल्दी से जो है आप लोग को डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है क्या है फुल फॉर्म, ठीक है। तो डीआरडीओ के द्वारा जो है अभी असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, जो कि सशस्त्र बलों के लिए, इसमें बेसिकली जो है आपको याद रखना है, जो कि स्वदेशी असॉल्ट राइफल उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये जो है आपको याद रखना है, असॉल्ट राइफल का अनावरण पुणे के डीआरडीओ अपार्टमेंट और कम्बैट इंजीनियर सिस्टम और महानिदेशक डॉक्टर शैलेंद्र गाड़े के द्वारा जो है यहाँ पर इसे जो है बनाया गया है, पेश किया गया है। वहीं असॉल्ट राइफल जो कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों, वहीं राज्य पुलिस इकाइयों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब जानते हैं उग्रम के बारे में। उग्रम क्या है, तो उग्रम जो कि एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, जिसे जो है डीआरडीओ के पुणे स्थित लैब अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबिलिटीमेंट के द्वारा जो है हैदराबाद के द्वारा इसे अमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो कि 100 दिनों के अंदर इसे जो है बेसिकली विकसित कर लिया गया है। इसे जो है पूरा का पूरा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें इसे विकसित किया गया है, निर्मित किया गया है, यानी पूरी तरीके से ये स्वदेशी है। इस राइफल को भारतीय सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव और रिक्वायरमेंट्स के आधार पर जो है डिजाइन किया गया है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है इसी के साथ ही। एक सेकंड में थोड़ा पहले पानी पी लूं। आइए बात करते हैं यहाँ पे उग्रम की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा, उग्रम जो है एक सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड में फायर कर सकती है। ये जो राइफल है, इसे प्रभावी रेंज जो है 500 मीटर है और इसका वजन जो है 4 किलोग्राम से भी कम है। वहीं ये जो राइफल की बात करें तो इसमें 20 राउंड की मैगजीन होती है, जिसे इस राइफल को है जल्दी परीक्षण के लिए भी भेजा जाएगा और परीक्षण के दौरान जो है इसे उग्रम्स के बिना रुके निर्धारित संख्या में राउंड फायर करके इसकी सटीकता और स्थिरता की भी जांच की जाएगी। वहीं ये हथियार का जो परीक्षण जो है ऊंचाई, रेगिस्तान आदि समेत जो है विभिन्न मौसमों और भौगोलिक परिस्थितियों में किया जाना है। अब जान लेते हैं यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में, ठीक है। तो डीआरडीओ यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी बेसिकली बात करें तो याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के देश में अग्रणी संस्था है। यानी कि कोई भी अगर जो भी वेपन वगैरह है जो भी बनाया जाता है आर्मी वगैरह के लिए, तो ये डीआरडीओ ही जो है डिजाइन और डेवलपमेंट करता है, ठीक है। इसी के साथ ये संगठन जो है रक्षा क्षेत्र के एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। वहीं डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, तो 1958 में जो है डीआरडीओ का गठन किया जाता है और इसमें भारत सेना के पहले चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और इसी के साथ रक्षा विज्ञान संगठन और तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय के द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। और इसी में जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्य सुरक्षा बलों के अत्यधिक सेंसर, हथियार और उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करने का काम और शोध करने का काम किसका है, डीआरडीओ का है। अगर बात करें डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामंत है। कौन है, डॉक्टर समीर वी कामंत है। ये आपको याद रखना है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सिंपल आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 नंबर का है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये याद रखिए कहाँ पर हुआ, तो ये फरीदाबाद में जो है इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, फरीदाबाद में हुआ है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसे 2023 में से लेकर जो है 17 जनवरी 2024 में 20 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। तो ये याद रखिएगा, इसे जो है ये नोवा बेसिकली जो है होने वाला था, अब जो है ये 2023 का जो है ये 2024 में हो रहा है। ये याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पर हुआ है, तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। इस कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से जो है इसे आयोजित किया जाता है। वहीं नौवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है, जिसे जो है
फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट परिसर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में जो है इसे आयोजित किया गया। थीम की बात करें तो थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच। क्या है, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच जो है इस साल की थीम रखी गई है। वहीं इसमें वर्ष 2023 में वैज्ञानिक सफलता और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने 17 अलग अलग विषयों को शामिल किया जाएगा। इसी में जो है जिसने जो है जो भी प्रतिभागी हैं उनके जो है आम जनता और दोनों को जो है लाभ पहुंचाने की बात की गई है। वहीं हम लोग बात करें यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा भारतीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसमें जो है इसकी शुरुआत की बात करें, इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 2015 में इसे शुरुआत किया गया था और इसका पहला उद्घाटन समारोह जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2015 में जो है यहाँ पर IISF, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसे जो है भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 8 संस्करण को आयोजित किए गए हैं और जिसे जो है एक विशाल विज्ञान उत्सव के रूप में मनाया गया। कब? 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब इसकी स्टार्टिंग होती है, क्या काम है, ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। तो कहां पर है? सिंगापुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सिंगापुर का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है चांगी, तो चांगी हवाई अड्डे को जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिया गया है बेसिकली इस साल का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैकग्राउंड फंक्शन की मैं आप लोगों को बात करूं यहाँ पर, तो हवाई अड्डा परिवहन अनुसंधान फर्म और स्काई ट्रैक्स द्वारा जो है प्रस्तुत पर प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को एक बार फिर से वर्ष 2023 में जो है 23 का बेसिकली विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया है। वर्ष अगर हम बात करें पिछले 2 वर्षों में कतर के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिताब के हारने के बाद जो है चांगी हवाई अड्डे ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की है और ये 12वीं बार है जब हवाई अड्डे को ये जो है प्रतिष्ठित प्रशासन मिलेगी। तो ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें सिंगापुर, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर नगर है और मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सेल्पन रामानाथ जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वही प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है ली सियांग लोंग। कौन है? ली सियांग लोंग जो है प्रधानमंत्री है। आइए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन में दिखाऊं। अगर यहाँ पर सिंगापुर, तो ये देखिए सिंगापुर। तो हम लोग जो है यहाँ पे रेड पेन ले लेते हैं एक बार ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो। तो ये हमने रेड पेन से जो है बेसिकली प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो कि यहाँ पर सिंगापुर है। ये क्या है? पूरा सिंगापुर है। सिंगापुर की कैपिटल मैंने क्या बताया आप लोगों को? सिंगापुर सिटी या फिर सिंगापुर नगर बोल सकते हैं। चंगाई एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो इस वाले एरिया में आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, जो कि चंगाई है ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में है। और जो जोहर आप लोग देखेंगे ना, स्ट्रीट ऑफ जोहर, तो ये जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि मलेशिया और यहाँ पर जो है आपको सिंगापुर को अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये घिरा हुआ है। आपको ना रेड पेन से दिखेगा आई थिंक। तो ये हमने रेड पेन से देखा, तो ये आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इस तरीके से देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा क्या है? सिंगापुर देखने को मिल रहा है आपको, है ना? ये इंपॉर्टेंट। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड उन सभी बातों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे आज का टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का द्वीप है, यानी आइसलैंड के बारे में बात करेंगे। तो वह द्वीप कौन सा है जो कि द्वीप समूह है, जिसको क्या बोलते हैं? स्विप द्वीप कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? फरो द्वीप बोलते हैं। फरो द्वीप को ही हम क्या बोलते हैं? वो ये क्या है? ये द्वीपों का समूह है जिसे स्विप द्वीप कहा जाता है। वहीं संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ का? हिंद महासागर में। फिजी द्वीप में स्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप का नाम बताइए। होंशु द्वीप है। कौन सा है? होंशु द्वीप जो है जापान का सबसे विशालतम द्वीप है और होंशु द्वीप पर ही जापान का जो कैपिटल है यानी टोक्यो वो स्थित है। नेक्स्ट है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव एवं क्यूबा में से किस देश के सार्वधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया के जो है सबसे ज्यादा द्वीप है। कितने हैं जरा आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है चागोस, मालदीव और मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है। तो कहां पर है? तो मॉरिशस द्वीप में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्वी द्वीप समूह
कब है, जो कि द्वीप जो कि 3 देशों में विभाजित होता है। तो वो कौन सा द्वीप है जो कि पूर्वी द्वीप है और 3 देशों में विभाजित होता है? तो नाम याद रखिए, क्या नाम है? बोर्नियो है। क्या नाम है? बोर्नियो द्वीप है वो। इसी के साथ जापान के द्वीपों को जो है उत्तर से दक्षिण में लगाइए। ये कई बार क्वेश्चन बना है तो इसे याद रखिएगा। तो क्रम पूछ लेता है ये जापान के द्वीपों का। तो कौन कौन से हैं? तो याद रखना है, पहला जो सबसे आप लोग नॉर्थ में देखेंगे, इस द्वीप का नाम क्या है? तो होक्काइडो। क्या नाम है? होकोडू है। होकोडू। उसी के साथ है होन्शु है, सिकोकू है और क्यूशु। तो ये आपको जो है 4 द्वीप हैं। इन चारों द्वीपों को याद रखना है, जो कि जापान के द्वीप हैं। ये उत्तर से लेकर दक्षिण में है। इसी के साथ द्वीपीय महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह नदी जिस पर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके ऊपर कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। ठीक है ना? मांजुली द्वीप कहाँ पर है? आपका असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो हाल ही में किसके द्वारा जो है एआई ओडिसी नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और आज का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित लड्डू को जो है भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों में कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।